जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र अगर आप छोड़ सकते हैं तो आ जाइए वोट फॉर ओपीएस, वोट फॉर ओपीएस, वोट फॉर ओपीएस, वोट फॉर ओपीएस। नमस्कार, मैं सरोज कुमार। द सभा में एक बार फिर से सभी का स्वागत है। मित्रों, राजनीतिक दलों ने जिस मुद्दे को मरा हुआ मान लिया था और उसे एक तरह से तिलांजलि दे दी थी, लोकसभा चुनाव में वो मुद्दा जिंदा हो उठा है और ख़ास तौर से बीजेपी के लिए गले की फांस बनता हुआ नज़र आ रहा है। जाहिर तौर पर हम बात ओल्ड पेंशन स्कीम यानी ओपीएस की कर रहे हैं। हालांकि यहाँ स्पष्ट कर दूं कि ओपीएस का मुद्दा लोकसभा चुनाव पर कितना असर डाल रहा है, इसे ठीक ठीक मापने का कोई मुकम्मल पैमाना फिलहाल हमारे पास उपलब्ध नहीं है। मगर मतदान के पैटर्न और नेताओं के बयान, इन दोनों की क्रोनोलॉजी को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि ओपीएस का मुद्दा लोकसभा चुनाव में जिंदा है, और यदि कोई मुद्दा जिंदा है तो निश्चित रूप से वो अपना असर भी डाल रहा है। तो आज हम इस मुद्दे की पूरी क्रोनोलॉजी को आपके समक्ष रखेंगे, सिलसिलेवार तरीके से रखेंगे, और हमारा दावा है कि ये पूरा वीडियो देखने के बाद आप हमसे सहमत होंगे। तो दरअसल पिछले साल हुए 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में हिंदी पट्टी के 3 प्रमुख राज्यों में जीत दर्ज करने के बाद बीजेपी को ये भरोसा हो गया था कि इसी तरह लोकसभा चुनाव भी जीत लिया जाएगा और उसके लिए ओपीएस जैसे किसी मुद्दे को तरजीह देने की ज़रूरत नहीं है। बीजेपी के इस आत्मविश्वास का परिणाम ये हुआ कि मोदी सरकार ने एक बेहतर एनपीएस की संभावना तलाशने के लिए अप्रैल 2023 में जिस कमेटी का गठन किया था, वो कमेटी आज तक अपनी रिपोर्ट तैयार नहीं कर पाई है। कह सकते हैं कि सरकार ने ओपीएस के मुद्दे को ठंडे बस्ते में डाल दिया, क्योंकि यदि सरकार इस मुद्दे के समाधान के प्रति गंभीर होती तो सबसे पहले तो किसी कमेटी की जरूरत ही नहीं थी, वो सीधी कार्रवाई करती। और यदि किसी कमेटी की जरूरत होती भी तो उसके लिए एक निश्चित समय सीमा तय की गई होती और कमेटी उस समय सीमा के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंप देती, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो सरकार की इस बेरुखी से नाराज होकर ज्वाइंट फोरम फॉर द रिस्टोरेशन ऑफ ओल्ड पेंशन स्कीम यानी जेएफआर ओपीएस ने 1 मई से कर्मचारियों के अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की घोषणा कर दी। कर्मचारियों की इस घोषणा से सरकार सख्ती में आ गई और आनन फानन में उसने जेएफआर ओपीएस के नेताओं से संपर्क किया। एक बैठक बुलाई गई और उस बैठक में सरकारी नुमाइंदे जेएफआर ओपीएस के प्रतिनिधियों को हड़ताल स्थगित करने के लिए राजी करने में सफल हो गए और जेएफआर ओपीएस के नेताओं ने उसके बाद हड़ताल स्थगित करने की घोषणा कर दी। ये अपने आप में सरकार की एक बड़ी जीत थी, क्योंकि यदि सरकारी कर्मचारी चुनाव के बीच में हड़ताल पर चले जाते तो जनता के बीच में इसका एक नकारात्मक संदेश जाता और जाहिर तौर पर इसका नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ता, क्योंकि इस हड़ताल में रेलवे की हड़ताल भी शामिल थी। तो जहां एक तरफ हड़ताल स्थगित होना सरकार की बड़ी जीत हो गई, वहीं दूसरी तरफ जेएफआर ओपीएस से जुड़े वे कर्मचारी हार गए जिन्होंने ओपीएस के लिए हड़ताल के पक्ष में मतदान किया था। आपको पता होना चाहिए कि 97% कर्मचारियों ने हड़ताल के पक्ष में मतदान किया था। तो इस तरह से सरकार की इस बेरुखी और अपने नेताओं के इस रवैये से कर्मचारी काफी निराश हुए। कर्मचारियों को कांग्रेस ने भी निराश किया, क्योंकि कर्मचारियों को ये भरोसा था कि कम से कम कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में ओपीएस के मुद्दे को शामिल करेगी, मगर कांग्रेस ने ऐसा नहीं किया। कर्मचारियों के एक दूसरे संगठन नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम यानी एनएमओपीएस ने लोकसभा चुनाव के लिए वोट फॉर ओपीएस का नारा दिया था, और कांग्रेस ने जब अपने घोषणा पत्र में ओपीएस को शामिल नहीं किया तो ये नारा भी राष्ट्रीय स्तर पर बेमानी हो गया। हालांकि कई क्षेत्रीय दलों ने अपने घोषणा पत्र में ओपीएस को शामिल किया हुआ है और वे क्षेत्रीय दल कांग्रेस के साथ गठबंधन में शामिल हैं। अब कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में इस मुद्दे को शामिल क्यों नहीं किया, इसके बारे में हम 19 अप्रैल के अपने एपिसोड में विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। आप उसे हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो देश के 2 प्रमुख दलों और सरकार की तरफ से मिली इस उपेक्षा और अपने नेताओं के रवैये से
निराश और हताश कर्मचारियों के पास वेट एंड वॉच के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं बचा था। और इसका परिणाम ये हुआ कि 19 अप्रैल को लोकसभा चुनाव के लिए जब प्रथम चरण का मतदान हुआ तो मतदान प्रतिशत 2019 के मुकाबले लगभग 9% नीचे आ गया। हालांकि इलेक्शन कमीशन ने बाद में जब अंतिम आंकड़े जारी किए तो मतदान प्रतिशत में गिरावट घटकर लगभग 4% हो गई, मगर इस 4% की गिरावट ने भी राजनीतिक दलों के होश उड़ा दिए। हर कोई इस बात के मंथन में जुट गया कि आखिर समाज का वो कौन सा तबका है, वे कौन से लोग हैं जो मतदान के लिए घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। बीजेपी को लगा कि शायद उसके कार्यकर्ता मायूस हो गए हैं और इसलिए वे मतदान के लिए घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। तो बीजेपी ने अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए अपने पुराने हथकंडे को आजमाने का निर्णय लिया और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित बीजेपी के सभी प्रमुख नेता हिंदू मुस्लिम के एजेंडे पर उतर आए। मगर जब दूसरे चरण का मतदान हुआ तो भी वोट प्रतिशत में कोई वृद्धि नहीं हुई। इससे ये साफ हो गया कि बीजेपी जो दवा दे रही है वो काम नहीं कर रही है। यानी जो बीमारी वो समझ रही है वो बीमारी दरअसल नहीं है, बीमारी कुछ और है, और वो बीमारी क्या है फिलहाल किसी को पता नहीं। दूसरी तरफ कांग्रेस के खेमे में भी इस बात पर मंथन चल रहा था और कांग्रेस ने सोचा कि उसने तो अपने घोषणा पत्र में समाज के लगभग सभी तबकों को एड्रेस कर दिया है, फिर मतदान प्रतिशत में गिरावट क्यों हो रही है। तो कांग्रेस इस नतीजे पर पहुंची कि निश्चित तौर पर ये बीजेपी के काडर मतदाता हैं जो बीजेपी से नाराज हैं और कांग्रेस को वोट देना नहीं चाहते, इसलिए वे मतदान के लिए अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। तो इस तरह से सभी ने अपने अपने तरीके से अपनी सुविधा के अनुसार मतदान प्रतिशत में गिरावट के बहाने ढूंढ लिए। मगर इसी बीच कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने हिमाचल प्रदेश में एक बयान दिया। आनंद शर्मा ने धर्मशाला में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि हिमाचल प्रदेश में तो ओपीएस बरकरार रहेगी ही और केंद्र में हमारी सरकार बनने पर हम पूरे देश में ओपीएस बहाल करेंगे। सुनिए आनंद शर्मा ने क्या कहा था। मैंने बताया है रोजगार पैदा करने का हमने कहा है कि हम अवसर लाएंगे, निवेश लाएंगे। मैंने कहा है, मैंने ये भी कहा है कि गलत नीतियों को हम खत्म करेंगे जिस तरह अग्निवीर है। हमने ये भी कहा है कि ओल्ड पेंशन स्कीम जारी रहेगी और हम देश में भी उसको लाएंगे वापस, जो हमने हिमाचल में करी है। तो आनंद शर्मा के इस बयान से सरकारी कर्मचारियों के बीच हलचल पैदा हो गई कि अचानक आनंद शर्मा ने ऐसा कैसे कह दिया। क्या कांग्रेस वाकई में सरकार बनने पर ओपीएस बहाल करेगी? हो न हो इससे कर्मचारियों के भीतर उम्मीद की एक किरण तो जगी, मगर लगता है कि अभी भी उन्हें पूरा भरोसा नहीं था। उन्हें किसी ठोस आश्वासन की जरूरत थी। आनंद शर्मा के इस बयान के बाद 7 मई को तीसरे चरण का मतदान होता है और तीसरे चरण में भी मतदान का प्रतिशत पिछले 2 चरणों की ही तरह औसत बना रहता है। मगर इसके बाद एक महत्वपूर्ण घटना घटती है। 10 मई को लखनऊ में राहुल गांधी एक बयान देते हैं। दरअसल एक कार्यक्रम के दौरान कुछ सरकारी कर्मचारियों ने राहुल गांधी से एक प्रश्न किया। कर्मचारियों ने पूछा कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में तो ओपीएस को शामिल नहीं किया है, लेकिन क्या सरकार बनने पर कांग्रेस ओपीएस बहाल करेगी? राहुल गांधी ने इस प्रश्न के उत्तर में कहा कि घोषणा पत्र 5 न्याय 25 गारंटी पर आधारित है, इसलिए ओपीएस को उसमें शामिल नहीं किया गया है। लेकिन हम इस मुद्दे पर विचार कर सकते हैं और विचार करेंगे। सर इस साइड मेरा एक सवाल है। हाँ जी सर, आपकी सरकार अगर बनती है तो आप पुरानी पेंशन बहाल करेंगे कि नहीं करेंगे? और आप पुरानी पेंशन बहाल करेंगे कि नहीं करेंगे? और आप अपने मैनिफेस्टो में पुरानी पेंशन का मुद्दा रखेंगे कि नहीं रखेंगे? सर मेरा ये सवाल आपसे है। सभी शिक्षक कर्मचारियों, पूरे देश से शिक्षक कर्मचारियों से सवाल है आपके लिए। देखिए मैनिफेस्टो में ये हमने नहीं रखा है, बट इसको हम कंसिडर करेंगे। मैनिफेस्टो में हमने ये जो 5 गारंटीज का कॉन्सेप्ट है जी सर, उसको रखा है जी जी, बट ओपन टू कंसिडरेशन। जी सर। राहुल गांधी के इस आश्वासन के बाद कर्मचारियों के भीतर आनंद शर्मा के बयान से उम्मीद की जो किरण जगी थी
वो किरण अब चमकने लगी। हालांकि राहुल गांधी ने जो बात कही और जो बात पी चिदम्बरम ने घोषणा पत्र जारी होने के दौरान कही थी, उसमें कोई खास अंतर नहीं है, मगर राहुल गांधी ने अपनी बात को जिस अंदाज में कहा, जिस लहजे में कहा, वो अपने आप में अलहदा और अलग है। और राहुल गांधी एक ऐसे नेता हैं जो कभी झूठ नहीं बोलते, झूठा आश्वासन नहीं देते, जो कहते हैं उसे किसी भी हद तक जाकर करते हैं। तो राहुल गांधी के आश्वासन के बाद कर्मचारियों के भीतर जो निराशा की भावना घर कर गई थी, वो उम्मीद में परिवर्तित हो गई। और इसी बीच एनएमओपीएस के अध्यक्ष विजय कुमार बंधु ने भी सरकारी कर्मचारियों से एक अपील की। विजय कुमार बंधु ने अपनी अपील में सरकारी कर्मचारियों से 100% मतदान का आह्वान किया और ये भी कहा कि वोट उसे ही दें जो ओपीएस के मुद्दे के साथ खड़ा हो। सुनिए विजय कुमार बंधु ने क्या कहा था। सबसे पहले तो मैं अपील करूंगा कि आप मतदान करें, अधिक से अधिक मतदान करें, मतदान खुद करें, लोगों को कराएं और मतदान प्रतिशत बढ़ाएं। आप एमपी बनाने के लिए, पीएम बनाने के लिए वोट ना करें, वोट इसलिए करें कि आपका मुद्दा हल होगा या नहीं होगा। आप अपने मुद्दे पर डटे रहें और अगर आपके मुद्दे की जो बात करे उसके साथ चलें, बात नहीं करे तो आप भी ना करें। और खासकर जो पुरानी पेंशन का मामला है, निजीकरण का जो सवाल है, हम सब ने अटेवा, एनएमओपीएस, उनके सहयोगी संगठनों के बैनर तले बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़ी, बड़े बड़े धरना प्रदर्शन, वो सब क्या नहीं किया गया जो एक लोकतांत्रिक तरीका होता है, सब किया गया। फिर भी वर्तमान सरकार ने हमारी बात को अनसुना किया, फिर भी हमारी बात को नहीं माना, फिर भी हमारे मुद्दे को हल नहीं किया। तो आज 5 साल बाद हमें आपको मौका मिला है, हम वोट की चोट से अपने मुद्दे को प्रबल करें। ये चुनाव कौन कराता है? शिक्षक कर्मचारी कराता है। बोर्ड कराएगा, वोटर लिस्ट बनवाएगा, बोर्ड की पूरी प्रक्रिया कराएगा, मतगणना कराएगा। मजे की बात है, उसको पेंशन नहीं मिलेगी। जो जीत जाएगा पूरी व्यवस्था देने के बाद उसको पेंशन मिलेगी। गजब का लोकतंत्र है। हम आप लखनऊ गए, हम आप दिल्ली गए, तमाम प्रदेशों के अन्य राजधानियों में गए, तमाम तरीके अपनाए, हर तरह एक ही गुहार थी, पुरानी पेंशन बहाल हो, निजीकरण समाप्त हो। अब जब सरकार नहीं सुनी हमारी बात, तो आपको अपने न दिल्ली जाना है, न जिला पे जाना है, न प्रदेश पे जाना है, अब बूथ पर जाना है। सबसे आसान तरीका है, बूथ पर जाइए, सिर्फ जाइए नहीं, लोगों को भी ले जाइए। आपका भविष्य, आपकी मंजिल बूथ पर आ गई और आपका भविष्य आपकी अंगुलियों पर है। और मुझे खुशी है, तीनों चरणों के चुनाव में बहुत अच्छी संख्या में पोस्टल बैलेट भी, तमाम सारे कर्मचारी जो पहले मैं जानता हूं, कर्मचारी चुनाव की ड्यूटी में व्यस्त हो जाता था तो वोट नहीं डालने जाता था, उस प्रक्रिया में शामिल नहीं होता था। मुझे खुशी है अपने टीम पर कि लाइनें लगाई, लाइनें लग लग करके लोग दिए और दे रहे हैं। आगे जो भी 4 चरण के होने हैं उसमें भी लगातार अपनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाए। आपके वोट देने से किसी और को पेंशन मिले, उससे बेहतर अगर मौका है तो अपने वोट से अपनी पेंशन पाए। जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र थोड़ी देर के लिए भूले, उन दायरे से बाहर निकले। वर्तमान सरकार ने 10 साल रहते हुए इस मुद्दे पे कुछ नहीं किया, बल्कि जितनी परेशानियां करनी चाहिए उसे ज्यादा किया। आपका सिर्फ पेंशन नहीं मारी गई, आपके वेतन का 10% आपका नुकसान हो रहा है। पेंशन गई, वेतन गया, जीपीएफ गया, भत्ते गए, नौकरियां जा रही, सब कुछ चला जा रहा है। उसके बाद भी अगर हम वहीं के वहीं डटे हैं तो अपनी बुद्धिमानी पर भी आप कभी चेक करिएगा। कुछ लोग ऐसे हैं, सब लोग नहीं है। मैं जानता हूं बहुत सारे लोगों को जो वैचारिक रूप से कहीं और थे, लेकिन वोट फॉर ओपीएस के अभियान में उनको समझ में आ गया कि हमारे लिए बुढ़ापे में न जाति, न धर्म, न पार्टी, न नेता कोई काम नहीं आएगा, सिर्फ पेंशन काम आई। उन्होंने अपने को छोड़ा और जिन लोग पुरानी पेंशन की बात कर रहे हैं उनके साथ खड़े हो गए। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका मुद्दा जीतेगा। तो राहुल गांधी के आश्वासन और विजय कुमार बंधु की इस अपील के बाद 13 मई को चौथे चरण का मतदान होता है और मतदान प्रतिशत 2019 के मुकाबले लगभग 4% बढ़ जाता है। हालांकि यहाँ स्पष्ट कर दूं, हम ये दावा बिल्कुल नहीं कर रहे कि राहुल गांधी के ओपीएस पर आश्वासन और विजय कुमार बंधु की अपील के कारण चौथे चरण के मतदान प्रतिशत में वृद्धि हुई है। मतदान प्रतिशत में गिरावट और वृद्धि के और भी कारण हो सकते हैं, मगर इसमें कर्मचारियों की भी एक बड़ी भूमिका है। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि देश में एनपीएस के अधीन लगभग 1 करोड़ कर्मचारी हैं
और एक कर्मचारी के पीछे यदि 5 मतदाताओं को जोड़ा जाए तो ये संख्या लगभग 5 करोड़ हो जाती है। और 5 करोड़ मतदाताओं में से यदि एक कंजर्वेटिव आंकड़ा लिया जाए, 60% का ही आंकड़ा लिया जाए, यानी यदि 60% कर्मचारी ही ओपीएस के नाम पर या तो वोट दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि इसका वोट प्रतिशत में वृद्धि और गिरावट पर कितना असर हो सकता है। तो यदि कर्मचारी ओपीएस के नाम पर वोट कर रहे हैं तो इसका लाभ और नुकसान किसे हो रहा है यह भी बताने की जरूरत नहीं। और ये लाभ और नुकसान कितना हो रहा है इसका सही पता तो 4 जून को ही चल पाएगा, जब चुनाव परिणाम घोषित होंगे। तब तक इस मुद्दे पर हमारी नज़र बनी रहेगी और जो भी अपडेट होगा उसे लेकर हम आपके समक्ष प्रस्तुत होते रहेंगे। तो आज की सभा में फिलहाल इतना ही। ये कहानी आपको कैसी लगी अपने विचार से हमें अवगत कराएं, कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। यदि ये कहानी आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, मित्रों परिचितों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और चैनल को सब्सक्राइब करते समय घंटी वाला बटन जरूर दबाएं, क्योंकि उसके बगैर सब्सक्रिप्शन पूरा नहीं होता। दरअसल सब्सक्राइब करने का मतलब यही होता है कि जो भी नई कहानी, नया वीडियो हम अपलोड करें उसकी सूचना तत्काल आप तक पहुंच जाए। यदि आप घंटी वाला बटन नहीं दबाते हैं तो सूचनाएं आप तक नहीं पहुंचेगी। फिर अगर आप सब्सक्राइब भी करते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। तो जल्द मिलेंगे एक नए विषय, नई कहानी, नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त।